तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है। बता दें कि 12th बायोलॉजी में जो हम लोग 5 यूनिट पढ़ते हैं, तो ये पहला यूनिट रिप्रोडक्शन यूनिट है और इसका जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आइए फटाफट से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बता दें कि इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो लाइफ स्पेन टॉपिक है। फिर इनके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन को समझेंगे, क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस जो करेंगे इस चैप्टर में, तो वो लाइफ स्पेन टॉपिक को करेंगे। तो आइए फटाफट से समझ लेते हैं लाइफ स्पेन क्या होता है। तो बता दें कि जो लाइफ स्पेन होता है वो इसमें जनरली होता क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बर्थ करता है, जन्म लेता है। और जब वो बर्थ करता है तो उनका जो डेथ है वो भी डेफिनेट हो जाता है ना। तो बर्थ होता है तो फिर उनका क्या होगा, डेथ भी निश्चित हो जाता है उनका। तो बर्थ से लेकर के और नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उस पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। यानी कह सकते हैं इनको द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन कह सकते हैं। तो इनको हम लोग लाइफ स्पेन बोलते हैं। और ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इनको बढ़िया से। देखिए, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, लाइफ स्पेन हो जाएगा ना। जो लाइफ स्पेन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो होता है वो उनके साइज पे या उनके स्ट्रक्चर पे, बॉडी स्ट्रक्चर पे ना, छोटा बड़ा जीव जो होता है तो उस पे, उस आधार पे, उस पे डिपेंड नहीं होता है कि उनका लाइफ स्पेन कम होगा या ज्यादा होगा। लाइफ स्पेन जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बहुत छोटा है तो और कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा भी है तो हो सकता है जो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा हो सके और जो बहुत बड़ा है उनका लाइफ स्पेन बहुत ही कम हो, ऐसा होता है ना। तो इसके लिए एक लाइन पढ़ते हैं, नॉट रिलेटेड विथ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब कि जो लाइफ स्पेन होता है उसको हम लोग साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे नहीं डिवाइड कर सकते हैं, नहीं डिपेंड कर सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं ना। तो इसीलिए जो लाइफ स्पेन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, साइज के आधार पे या स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग नहीं तय कर सकते हैं। लाइफ स्पेन जो होगा सभी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट हो जाएगा। और कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा है तो उनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा भी हो सकता है। एक उदाहरण इसके लिए है, जैसे यहाँ पे क्राउ हो गया, क्राउ और पैरोट। क्राउ थोड़ा बड़ा होता है, पैरोट उनसे छोटा होता है। क्राउ जो वो 15 ईयर मतलब 15 ईयर्स ही वो जीवित रह पाता है, उनका लाइफ स्पेन होता है। लेकिन वही पैरोट की बात करें तो 140 ईयर्स इनका क्या होता है, लाइफ स्पेन हो जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे क्या कर सकते हैं, जो लाइफ स्पेन होता है उसको तय नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये हो गया। डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। सभी जो जीव हैं, सभी जो ऑर्गेनिज्म है, सबका डेथ जो है वो डेफिनिट है, होना ही डेथ है। ठीक है, नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अमर है, सबको क्या है, मरना ही पड़ेगा ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अमर नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन भी देखेंगे, आगे बने रहिए इस वीडियो में। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मॉर्टल। सभी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, मरना पड़ेगा, मरणशील है सभी ऑर्गेनिज्म ना। तो इसका एक एक्सेप्शन भी अपवाद है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो मरता नहीं है, मतलब वो मॉर्टल नहीं होता। समझिए उनको क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डेथ नॉट सीन। जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेथ को सीन नहीं करते, उनका डेथ हम लोग देखते नहीं है। थोड़ा समझिए इस चीज को, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर सिंगल सेल में तो अमीबा भी आता है, तो अमीबा का उदाहरण हम ले लेते हैं। तो ये इस तरह से क्या होगा, ये आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोग पढ़े ये जो है साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इनको न्यूक्लियस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बाइनरी फ्यूजन पढ़ते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो होता है बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है कि पहला जो प्रोसेस है वो क्या होता है, न्यूक्लियोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियोकाइनेसिस होता है, ठीक है, या फिर कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा ना। तो दो टर्म में क्या होता है, इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। पहला न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर इनके बाद क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म वो डिवाइड करता है। तो ये डिवाइड करके क्या करेगा, दो ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म में ये बदल जाता है। इस तरह से दो ऑफस्प्रिंग या दो डॉटर सेल का ये निर्माण करता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड पढ़ाएंगे उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली एक बात ये है कि ये जो अमीबा का पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल क्या होता है, डिवाइड करके दो बना रहा है। तो पेरेंट सेल यहाँ बचा नहीं है, इनका डेथ कैसे होगा, क्योंकि ये खुद ही डिवाइड करके दो बन रहा है, तो इसलिए जो इनका डेथ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है, जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मरता नहीं है ना। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डेथ नॉट सीन। ठीक है, तो ये आपका लाइफ स्पेन। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो एनसीईआरटी में दिया गया, तो कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है वो हम लोग याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा लाइफ स्पेन याद करके भी क्या फायदा। ये पूछना क्वेश्चन जो वो एनसीईआरटी से है, तो ये एनसीईआरटी का लाइफ स्पेन है, आप लोग एनसीईआरटी में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हॉर्स का जो 62 हो गया, क्रोकोडाइल का 60, बनियान ट्री का 200 से 300, वीट की हम बात करें 3 से 4 महीने हो जाएगा। रोज है 5 to 7 ईयर्स, टोटोइज का 150 ईयर्स, एलिफेंट का 16 to 19 ईयर्स हो गया।
और क्राउ का हो जाएगा 15 और बनाना का 20 to 25 ईयर्स हो जाएगा, और काउ का हो जाएगा 15 to 20 ईयर्स ना। तो इस तरह से ये लाइफ स्पेन टॉपिक है। अब हम लोग रिप्रोडक्शन को समझेंगे, तो आइए हम लोग इसके बाद जो है अब रिप्रोडक्शन को समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। जो रिप्रोडक्शन होता है इनको हम लोग विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग रिप्रोडक्शन को समझेंगे, आइए हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फटाफट से जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले बता दें कि जो रिप्रोडक्शन वर्ड है वो दो वर्ड से बनी है, री प्लस प्रोडक्शन। इसका मतलब साफ साफ ये हो जाता है कि कोई भी चीज का मतलब बार बार या पुनः उत्पादन करना या बनाना या फॉर्मेशन करना। प्रोडक्शन मतलब यही ना होगा, फॉर्मेशन करना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को बार बार प्रोड्यूस करना या बनाना या फॉर्मेशन करना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो बता दें कि जो रिप्रोडक्शन है वो ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव हैं उन सब की ये सिम्टम है, एक ना मेन सिम्टम कह सकते हैं, प्रमुख लक्षण। जितनी भी लिविंग थिंग्स है सब क्या करता है, सब रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन के माध्यम से सब जो है वो अपने जो स्पीसीज होते हैं, अपने जो वंश होते हैं, जीनस होते हैं, उनको बरकरार रखते हैं, कायम रखते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। सिंपल सा इनका डेफिनेशन एक है कि द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इन न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें ये कैपेसिटी है कि वो अपने ही जैसे सेम स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सके, बस प्रोड्यूस करने की इसी कैपेसिटी को क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो आइए और भी इनका डेफिनेशन जानेंगे। बता दें कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्शन एक ऐसा माध्यम भी है, इसके माध्यम से ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या कर सकते हैं, वो अपने स्पीसीज को, क्या लिखा, अपने स्पीसीज को, यानी अपने आप को क्या कर सकता है, वो कंटिन्यूटी मतलब अपनी स्पीसीज को बरकरार रख सकता है, लगातार बनाए रख सकता है, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। और एक इनका डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, यह एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, अपनी जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कर पाता है। और फिर वो जो यंग वंस होता है वो फिर क्या होता है, विच इन टर्न मैच्योर, फिर यही यंग वंस क्या होता है, वापस से मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद क्या करता है, ये भी अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से रिप्रोडक्शन हो पाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि मेल पेरेंट्स जो होता है, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स, जब मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स होगा तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, इससे बेबी बनेगा। ये बेबी जो है ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। जब ये मैच्योर होगा तो ये भी क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज में जब जाएगा तो ये भी रिप्रोड्यूस करेगा यंग वंस को, ठीक है। ये खुद यंग वंस था, खुद बेबी, और खुद जब ये मैच्योर होता है तो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करेगा यंग वंस को, और वापस से फिर ये ओल्ड एज में डेथ इनका हो जाएगा। मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इस फेज में आकर के रिप्रोड्यूस करेगा बेबी, लेकिन ये जो बेबी है ये वापस से क्या होगा, ओल्ड स्टेज में जाएगा और डेथ इनका हो जाएगा। और ये जो बेबी है फिर वापस से ये भी क्या होगा, मैच्योर होगा, और ये भी रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा, और ये भी क्या होगा, ओल्ड एज में जाएगा, और ये भी इनका भी क्या होगा, डेथ हो जाएगा। इस तरह से सभी जो ऑर्गेनिज्म है सबका डेथ होना निश्चित है। तो रिप्रोडक्शन आपको शायद समझ में आ रहा होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाता है द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इन न्यू ऑर्गेनिज्म, तो जो नए ऑर्गेनिज्म है उनको बनाने का जो कैपेसिटी जिस भी ऑर्गेनिज्म में है उसको क्या बोले हम लोग, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं ना। इसी रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे स्पीसीज को रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो रिप्रोडक्शन है। अगर रिप्रोडक्शन जैसी कोई प्रोसेस अगर पृथ्वी पे नहीं होती तो क्या होता, इतनी जो जाति, इतनी जो डाइवर्सिटी आपको स्पीसीज दिख रहा होगा वो सब स्पीसीज नहीं हो पाता, इतनी डाइवर्सिटी हम लोगों को नहीं दिखती, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया आपको। अब हम रिप्रोडक्शन का जो मोड्स है उनको देखेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। इनमें से ये सारा लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ये लाइन आपको समझ में आ गया। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी, मतलब यही माध्यम है जिनके माध्यम से जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने कंटिन्यूटी, लगातार जो है अपने आप को बनाए रखते हैं, अपने वंश को, अपने जीनस को कह सकते हैं, या फिर अपने स्पीसीज को बनाए रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इनका, अब हो जाएगा आपको मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। मोड्स ऑफ क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा ना। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब जो है सब में मेल फीमेल पेरेंट्स नहीं होता, ठीक है। और सब में क्या होता है, सभी ऑर्गेनिज्म जो है तो वो कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टीसेलुलर है, कोई सिंगल सेल्ड है, कोई मल्टी सेलुलर है ना, मैनी सेल्स है। तो इस तरह जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी शेप एंड साइज के आधार पे
अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, तो सभी जो है एक जैसा रिप्रोडक्शन का मेथड सबका नहीं हो सकता है। किसी में सेक्सुअल होगा तो किसी में असेक्सुअल होगा। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड जो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है उनका कितना टाइप से है। तो बता दें कि जनरली जो रिप्रोडक्शन है उनका दो मोड्स में रिप्रोडक्शन हो पाता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं फटाफट से क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनको समझेंगे। फिर इनके बाद व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो बता दें आपको कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें केवल क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स, जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना। इसमें क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स, एक तो मेल और एंड दूसरा फीमेल, ये दो पेरेंट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट्स के जो होते हैं गैमिट्स वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब किन में होता है भाई, ये सेक्सुअल किन में होता है और ये असेक्सुअल किन में होता है। आपको ऑर्गेनिज्म का नाम अगर बताएं तो बता दें कि जो असेक्सुअल होता है वो मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा फंजाई, मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई ना, इन सब जो प्रायः जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल्ड है, उनमें क्या होता है जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वीडियो में बने रहे आप, क्योंकि सेक्सुअल और सेक्सुअल का जो है दोनों का डिफरेंट भी हम लोग नीचे देखेंगे। तो इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो ये उन सभी ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा जिसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मतलब जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता हो, उन सभी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। और इसमें दो पेरेंट्स, मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इसको डिस्कस करेंगे ना। गैमिट क्या होता है, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है, सभी जब रिप्रोडक्टिव फेज में जब पहुंचता है, एडल्सेंस में पहुंचता है, तो उस समय क्या होता है, उनके बॉडी में क्या होता है, गैमिट्स बनना प्रारंभ हो जाता है। बात करें मनुष्य की अगर, तो मनुष्य में जो है ह्यूमन बीइंग में अगर बात करें तो मेल में जो है वो 12 से 13 वर्षों में क्या होता है, स्पर्म गैमिट्स बनना प्रारंभ हो जाता है। और फीमेल्स की बात करेंगे तो उसमें 12 से 13 वर्षों में उनके अंदर भी क्या होता है, ओवम यानी एग्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्स और स्पर्म क्या दोनों क्या है, गैमिट है, गैमिट सेल है। तो इसमें गैमिट सेल बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें गैमिट्स नहीं बन पाता। तो और इसमें ये किस में होता है, तो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई वगैरह में होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इनमें हो जाएगा। फफूंदी फंजाई के अंदर आपको स्पाइरो वगैरह वगैरह हो गया, इन सब में हो जाएगा। एल्गी में भी कुछ, एल्गी में भी ये असेक्सुअल मोड्स होता है ना, ठीक है। बैक्टीरिया में हो जाएगा, बैक्टीरिया में असेक्सुअल हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। तो इन सभी प्लाज्मोडियम, इन सभी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल जो है ये किसमें देखने को मिलेगा, ये जितने भी मेल फीमेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है, उसमें हो जाएगा। अच्छा, सेक्सुअल की अगर बात करें थोड़ा, तो ये प्लांट्स के अंदर भी हो जाएगा। लेकिन प्लांट्स में किसमें, प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, मेल भाग भी होगा, मेल पार्ट्स भी हो, जैसे एंड्रोस्टियम मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट गायनेशियम, ये दोनों हो जाएगा। तो उस प्लांट्स में भी क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो दूसरा चैप्टर भी इनका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर भी क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा ना। और जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, उन सब में सेक्सुअल हो जाएगा। ये आपको समझ में। अब थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं कि सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंट है, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं। इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, आपको पहले से पता है। ऑफ्टन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल में कॉल आया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएगा। गैमिट आर नॉट प्रोड्यूस, इसमें गैमिट जैसी कोई प्रक्रिया, गैमिट बनता ही नहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो गैमिट आर नॉट प्रोड्यूस, लेकिन इसमें गैमिट्स आर प्रोड्यूस, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स, दोनों गैमिट्स का इसके अंदर निर्माण हो जाएगा। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। और इस समय देखें नो फर्टिलाइजेशन, अगर गैमिट्स नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो गैमिट्स इनके अंदर जो है वो नहीं बन पाता है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि टू गैमिट्स जब फ्यूजन होता है, मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, मेल एंड फीमेल गैमिट्स, यानी स्पर्म एंड ओवम, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन भी इसमें नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो फिर जायगोट कैसे बनेगा भाई, जायगोट भी नहीं बनेगा ना। जायगोट से ही क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है, भ्रूण बनता है, एक बेबी का निर्माण होता है, शिशु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं बनेगा। लेकिन इसमें क्या फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि टू गैमिट्स में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर टू गैमिट्स मिल रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, टू गैमिट्स का फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा तो एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है।
जायगोट 2 4 8 16 सेल्स में डिवाइड होकर के ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, जाके फिर वो यूट्रस के इंटरनल स्ट्रक्चर में जाके एंडोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा, फिर वहां पे एक एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर बनेगा, एम्ब्रायो से शिशु डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग हो गया। आइए देखिए, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर इज फास्टर। तो असेक्सुअल की अगर बात करें, जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत ही फास्टर, इसलिए फास्टर क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत तेजी गति से रिप्रोडक्शन हो पाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है। लॉन्ग टर्म ले लेता हूं तो वहां से लॉन्ग टर्म ले लेता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्लोन्स इसी को बोलते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनको क्लोन्स भी हम लोग कहते हैं, बिकॉज इनका ये कारण है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली दोनों रूप से क्या होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा अपने पेरेंट्स से, इनके पेरेंट्स से। इसलिए ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेनेटिकली और साथ ही मोर्फोलॉजिकली दोनों रूप से इसमें क्या होगा, जो पेरेंट्स होगा वो डिसिमिलर होगा, मतलब नहीं मिलेगा। इसमें डाइवर्सिटी होगा, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें डाइवर्सिटी होगा, वो मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स से उतना ज्यादा समानताएं नहीं दर्शाएगा, सिमिलर नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें बिल्कुल सेम, चाहे वो जेनेटिकली बात करें, जेनेटिक कैरेक्टर की बात करें, जेनेटिक कैरेक्टर सेम हो जाएगा, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल इनका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है, अमीबा क्या करेगा, अमीबा अमीबे को रिप्रोड्यूस करेगा, तो सेम स्ट्रक्चर और सेम जेनेटिक कैरेक्टर भी उनका हो जाएगा। तो ये आपका था सेक्सुअल असेक्सुअल में डिफरेंट था, साथ ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग पढ़ लिए। असेक्सुअल सेक्सुअल क्या होता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी 6 क्या होता है, इनका 6 मेथड पढ़ेंगे, इस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो 6 मेथड है इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि उन सभी स्टूडेंट को भी फायदा हो सके। और वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, सपोर्ट की गुंजाइश रहेगी आप लोगों से, और थोड़ा सा लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।